जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन पिनल कोड के रिवीजन सेक्शन में चल रहे हैं। आज हम लोग फटाफट आगे के सेक्शंस देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के मद्देनजर। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस से, यौन अपराध से संबंधित कुछ सेक्शन जिसको आपको याद रखने हैं। सिर्फ सेक्शंस याद रखने हैं। 375 में आपको बलात्संग, रेप को डिफाइन किया गया है और इसमें रेप के सारे कंडीशंस दिए गए हैं। कंडीशन से सवाल बहुत कम है, चांसेस है कि आपका इससे पूछा जाए, लेकिन फिर मैच द फॉलोइंग में आपको 379 रेप का डिफिनीशन आपको याद रखना है। वहीं 376 में आपको पनिशमेंट फॉर रेप या पनिशमेंट ऑफ रेप कहा जाए, पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में दिखाया गया है 376 में। इसमें भी बहुत तरह के पनिशमेंट दिए गए हैं, लेकिन एक सिंपली अगर याद रखिए तो ये कहा गया है कि कठोर कारावास, इसमें दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि कितनी है, 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो बेसिकली इस पनिशमेंट को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 377 अननेचुरल लस्ट के बारे में है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 377 अननेचुरल लस्ट जो प्रकृति विरुद्ध अपराध के लिए बताया गया है इसमें, और इसमें जो पनिशमेंट है वो क्या है, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। एक्चुअली में 377 सेक्शन से सवाल नहीं बनेंगे क्योंकि 377 सेक्शंस को डिफाइन करके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसमें कुछ लीगैलिटी लाई गई है, लेकिन वो लिमिटेड जगहों पर है वो। लेकिन सिंपली अगर ये प्रकृति विरुद्ध अपराध और नेचुरलिस्ट के बारे में किसमें बताया गया है तो 377 सेक्शंस में बताया गया है आईपीसी के। तो इस तरीके से जो अध्याय 16 खत्म होता है, वो अध्याय 16 कहाँ से कहाँ तक खत्म होता है, अध्याय 16 खत्म होता है, हम लोगों ने अध्याय 16 सेक्शन कहाँ से शुरू किया था, 299 कल्पेबल होमिसाइड से शुरू किया और ये सेक्शन कहाँ तक जाता है, सेक्शन 377 तक। तो ये अध्याय 16 यहाँ तक है। कौन सा, तो चैप्टर 16 जो है, चैप्टर 16 में आईपीसी में ये चीजें बताई गई हैं। तो आपको पूरे चैप्टर को भी याद रखना है और ये चैप्टर याद रखने से आपको क्या होगा कि अगर सवाल कंडीशनल पूछ दिए जाते हैं या मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ दिए जाते हैं, या ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अपराध जो है वो शरीर संबंधी अपराध के श्रेणी में आते हैं और सेक्शन सिर्फ दे दे उसमें, तो सेक्शंस में आप समझ पाए कि 377 के बाद का सेक्शन जो है वो बॉडी रिलेटेड या ह्यूमन बॉडी रिलेटेड उससे संबंधित जो है अपराधों के बारे में नहीं बताता है। तो अब जो सेक्शन 17 हम लोग देखेंगे, सेक्शन 17 भी इम्पोर्टेंट है और 16 और 17 अध्याय से ही यहाँ ज़्यादातर सवाल बनने की संभावना है, जिसमें अध्याय 17 ये कहता है किसके बारे में, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो अगर हम आपको एक बताना चाहें यहाँ पर तो छोटी सी चीज इसमें ये कहा गया है कि आईपीसी में जो ऑफेंसेस, आईपीसी में ऑफेंसेस जो है वो 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप्स में क्या है, सबसे पहला आता है ऑफेंसेस, ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया किसमें, तो ये चैप्टर 16 में इसके बारे में बताया गया है। वहीं दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे अभी, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और ये हम लोग चैप्टर किसमें देख रहे हैं, यहाँ शायद आपको ना दिखे, मैं नीचे टाइप कर देता हूँ, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 में। और तीसरे टाइप के जो हम पढ़ेंगे, ऑफेंसेस रिलेटेड रिलेटेड टू गुडविल, गुडविल जो कि हम लोग सेक्शन 499 ख्याति से संबंधित जो है 499 और 500 आईपीसी में देखेंगे।
तो ये कुछ 3 प्रकार के ऑफेंसेस के बारे में जिक्र होता है और वो सारे ऑफेंसेस मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया जिससे कि आप एक ओवरव्यू रख सकते हैं दिमाग में याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें। तो अब हम लोग संपत्ति विरुद्ध अपराध में देखेंगे। सबसे पहली है सेक्शन 378 जिसमें थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, चोरी को डिफाइन किया गया है। क्या कुछ बताया गया है ये देखेंगे। तो चोरी में कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो चोरी में आपको ये पता होना चाहिए कि यहीं पर मैं लिख दूं कि थेफ्ट में कितनी चीज़ें चाहिए? 5 थिंग्स चाहिए। 5 चीज़ें होनी चाहिए, 5 थिंग्स। तब जाकर के ये कहा जाएगा कि वह एक चोरी है। कैसे? तो सबसे पहले वो किसी व्यक्ति के कब्जे में से निकले, उस व्यक्ति के सम्मति के बिना, विदाउट हिज कंसेंट। कोई जंगम संपत्ति होनी चाहिए और बेईमानी से, डिसऑनेस्टली ले लेने का आशय उस रखता है। और संपत्ति का क्या करता है? संपत्ति को लेने के लिए हटाता है, मतलब स्थान परिवर्तन करता है। तो ये कहा जाएगा कि वह चोरी करता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो अब कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि जंगम संपत्ति कहाँ डिफाइन है, जंगम संपत्ति कहाँ डिफाइन है। इसके बाद जो है बेईमानी से, डिसऑनेस्टली कहाँ पर डिफाइन है। तो ये 2 चीजें हैं। इसमें अगर नीचे आप देखेंगे तो यही चीज इसमें लिखा भी गया है स्पष्टीकरण में कि बेईमानी से और ये सारी चीजों में वही चीजें आएंगी जो ऊपर के सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो चोरी की परिभाषा 378 में चोरी के लिए आवश्यक 5 चीजें हैं। कौन सी? तो वो किसी पोजीशन में हो, किसी व्यक्ति के पोजीशन में, साथ ही साथ उसके कंसेंट के बिना उसको उस जंगम संपत्ति को, वो जंगम संपत्ति होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बेईमानी से, डिसऑनेस्टली अपने पास लेने के लिए उसका स्थान परिवर्तन करता है, तो ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति चोरी करता है। चलिए, तो चोरी का डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन के बाद उसका पनिशमेंट आएगा। तो 379 आईपीसी में इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि जो कोई चोरी करेगा वो दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। इसके बाद है 380 निवास गृह आदि में चोरी। तो जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलयान में चोरी करेगा तो निर्माण तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये चीजें यहाँ पर दी गई है। तो ये 3 सेक्शन आप यहाँ पे याद रखिए। लिपिक सेवक या स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, इसको आपको नहीं याद रखना है। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट चलेंगे चोरी के बाद एक्सटॉर्शन पे, उद्यापन। जब चोरी में हिंसा जुड़ जाती है तो वो एक्सटॉर्शन हो जाता है, उद्यापन कहलाता है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 383 में उद्यापन, एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है। ये कहा गया है कि जो किसी व्यक्ति को स्वयं या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने का भय कारित कर दे, भय साशय में डालता है और भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान ये वस्तु पर हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज जिसमें मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके उससे बेईमानी से प्राप्त कर लेता है, तो ये कहा जाएगा कि वो एक्सटॉर्शन करता है। मतलब क्षति क्या? आप किसी व्यक्ति को ये बोला कि उसके बच्चे को बंदूक तान करके अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे या मुझे इस तरह की चीजें नहीं देंगे तो आपके बच्चे को गोली मार देंगे। तो एक तरह से क्या हुआ? भय में डाल करके उससे संपत्ति या कोई मूल्यवान चीजें या उससे कोई भी चीज ली जा रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन, उद्यापन कहा जाएगा। और उद्यापन के लिए पनिशमेंट कितने दिया है? तो 384 में दिया गया है उद्यापन के लिए दंड। जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसके बाद ये सारे सेक्शंस आप एक बार एक नजर से देख लीजिएगा। मे बी मैच द फॉलोइंग्स में आपको ट्रैप करने के लिए इस तरह की चीजें पूछ लें, लेकिन 384 के बाद मेरी तरफ से कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको मैं यहाँ पर उद्यापन से संबंधित नहीं दूंगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे 390 लूट और डकैती। यहाँ से सवाल आपके हमारे हिसाब से 100% आएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें सेक्शन 390 में लूट के बारे में बताया गया है। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या तो उद्यापन होता है, मतलब चोरी में दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो चोरी होगी या फिर एक्सटॉर्शन, उद्यापन होगा। और इसमें ये डिफाइन किया गया है चोरी कब लूट हो जाती है और चोरी उद्यापन कब लूट हो जाती है। इन 2 चीजों को डिफाइन किया गया है। इसे हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे,
आप इसके लिए प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख लीजिएगा आईपीसी का, उसका लिंक भी और यहाँ पर मैं दे दूंगा इस वीडियो के आई बटन में। वहाँ आपको ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से बताई है, वो टाइम वेस्टेज होगा कि क्या चीज़ें हैं। आगे चलेंगे तो डकैती के बारे में 390 में बताया गया है। तो आप देखिए इसमें लूट किसमें बताया, 390 में। इसका एक सेक्शन छोड़ के 392 में लूट के लिए दंड के बारे में बताया गया। 392 में लूट के लिए दंड, तो जो कोई लूट करता है वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा, साथ ही साथ जुर्माना होगा। अब यदि लूट जो है नेशनल हाईवे पर सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले होता है तो कारावास बढ़ा करके 14 वर्ष तक की कर दी जाएगी। तो ये दो टेक्निकल पॉइंट है लूट से संबंधित, जहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे सकते हैं। जैसे लूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लूट 390 में डिफाइन किया गया है आईपीसी में। लूट के लिए दंड 392 आईपीसी में दिया गया है। लूट के लिए दंड जो है वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और लूट अगर राजमार्ग पर सूर्यास्त या सूर्योदय के बाद किया जाता है या उसके बीच में किया, सूर्योदय के बीच में किया जाता है, तो कारावास जो है इसमें 20 वर्ष तक की होगी या 10 वर्ष तक का होगा। तो यहाँ पर ट्रैप होगा और फिर आपको उस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी टेक्निकली देख करके चलनी है। इसके बाद 393 में क्या दिया है, अटेम्प्ट टू लूट, मतलब लूट करने का प्रयत्न करना। तो जो कोई लूट करने का प्रयत्न करता है वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। यहाँ से आपको मैं एक चीज बता दूं, आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्टेजेस ऑफ ऑफेंस, अपराध की कितनी अवस्थाएं हैं। तो अपराध की 4 अवस्थाएं होती है। जो पहला क्या है, पहला है इंटेंशन, पहले तो इरादा होता है। इसके बाद सेकेंड वन जो है वो है प्रिपरेशन, एंड थर्ड वन क्या है, अटेम्प्ट, एंड फोर्थ क्या है, एकम्प्लिशमेंट, मतलब पूरा हो जाना, एकम्प्लिशमेंट। तो आप देख सकते हैं कि आईपीसी में भी यह चीज़ें बताई गई हैं और ये कहा गया है कि अपराध जो है किस समय पनिशेबल होगा। तो प्रिपरेशन के संबंध में यहाँ देखिए प्रिपरेशन शब्द है, तो प्रिपरेशन में भी पनिशमेंट है। तो लूट करने का प्रयत्न के लिए दंड दिया गया है। तो आप देखिए 390, 392, 393 ये तीनों सेक्शन इनसे संबंधित है। इसके बाद जो है 395, 395 से पहले हम लोग 391 को देखेंगे, जिसमें ये बताया गया है डकैती के बारे में क्या किया गया है। जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 से अधिक है, 5 या अधिक है, तब हर व्यक्ति को इस प्रकार का लूट करता है या प्रयत्न करता है और ये कहा जाएगा कि वह डकैती करता है। तो यहाँ टेक्निकल चीज 5 या 5 से अधिक, जो हम लोग अनलॉफुल असेंबली में देखे थे, वो सारी चीजें डकैती में भी लागू होती है। अब डकैती के लिए दंड किस में दिया गया है, तो 395 में डकैती के लिए दंड दिया गया। क्या दंड दिया गया, जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब इतने सारे दंड बताने के बाद आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगा, जो कि मेरे दिमाग में आया और मैं आपको बता दूं कि आपको दंडों पर जो है स्पेशली बहुत जो चर्चित सेक्शन है, जैसे लूट, चोरी, डकैती, रेप, इसके बाद आपको जो भी मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, डॉडी डेथ के बाद आप और चीज़ें देखिए, एसिड अटैक, ये जो जो फंक्शनली जो ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा चर्चित है उसके आप पनिशमेंट को याद रखिए, बाकी सारों को याद करने की आवश्यकता नहीं करनी है। तो 395 में डकैती के लिए दंड है। इसके बाद आपको सीधे जाना है 399 में, जहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ डकैती है, डकैती की तैयारी के लिए दंड दिया गया है और जो भी डकैती की तैयारी करता है उसके लिए कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसके बाद जो है 400 में देखिए डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लूट डकैती से संबंधित 391, 395 और 399 हमने देखा। इसके बाद एक 402 इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित होना। जो कोई इस अधिनियम में के पारित होने के पश्चात किसी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित
5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा वो कठिन कारावास है, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी, हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये हम लोगों ने देखा लूट और डकैती के संबंधित सेक्शन। अब हम लोग फटाफट देखेंगे संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका कि आपको बहुत ही चर्चित केस अभी ईडी इंक्वायरी कर रही है राहुल गांधी जी का। तो राहुल गांधी ईडी इंक्वायरी कर रही है इसी में मिस अप्रोप्रिएशन के लिए कि नेशनल हेराल्ड केस में आपने राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग किया है, तो उसके लिए वो सारी चीजों के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर 403 सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह अपने आरपीयूपी एक्ट में भी इसका जिक्र किया गया है और वहां पर इसे 2012 में आरपीयूपी में अमेंडमेंट किया गया और 2012 में अमेंडमेंट के बाद ये चीजें जोड़ी गई, जिसमें ये कहा गया कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग धारा 403 उसमें जोड़ा गया है। ये कहा गया है जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये चीज कहा गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना भी इस धारा के अंतर्गत दुर्विनियोग में आता है। मतलब कोई मोस्टली कहा जाए बहुत कम समय के लिए भी रेलवे प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन करता है तो भी उसके ऊपर यह सेक्शन लग जाता है। तो ये 403 हो गया। अब 404 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 405 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, आपराधिक न्यास भंग के विषय में क्या कहा गया है। 405 आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आपको पूछेगा। आपराधिक न्यास भंग मतलब किसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी एक दो व्यक्तियों के बीच के ब्रीच जो है, उनके साथ जो विश्वास है उसको तोड़ना। जैसे आपने मुझे कोई कुछ रुपया दिया कि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, इसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन आपने बोला कि रिलायंस के शेयर में करिएगा। मुझे ऐसा लगा कि रिलायंस के शेयर में ना करके मैं कुछ ज़्यादा प्रॉफिट के लिए किसी अन्य शेयर अडानी में डालता हूँ और अडानी का शेयर नीचे हो जाता है। फिर आप रिलायंस का शेयर देखते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, आप सोचते हैं कि हम अपना पैसा बेच करके निकल ले। आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मेरा शेयर बेच दीजिए। मैंने कहा कि आपका शेयर तो मैंने रिलायंस में नहीं लगा, मैंने तो अडानी में लगा दिया था और वो डाउन चल रहा है, इसलिए अभी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, मैंने एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, विश्वास को तोड़ा। दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405। इसके बाद 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए दंड दिया गया है। जो कोई ऐसा करेगा उसे कितना 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जितना 379 में उतना 406 में। तो 406 हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हम लोग वो स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति से प्राप्त करने के बारे में। यहाँ से सवाल आपके, मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ से 100% आपको सवाल पूछा जाएगा, 100% कि यहाँ से आपका एक सवाल निश्चित है। तो इस तरीके से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ 4-5 सेक्शन है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। धारा 410 में स्टोलन प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है कि कौन ऐसी संपत्ति है जिसे कि स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाएगा, उसके बारे में। वहीं 411 में ये कहा गया है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को बेईमानी से प्राप्त करता है तो चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 411, चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करना। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि जिग-जैग करके देगा, कहेगा इसमें का सही मिलान करिए। तो 411 में चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करना, 412 में ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती में चुराई गई है। तो कीवर्ड्स आपको याद रखना, यहाँ बेईमानी से चुराई संपत्ति प्राप्त करना, यहाँ पर 412 में क्या है, बेईमानी से प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कौन सी संपत्ति जो डकैती में चुराई गई। और 413 में क्या है, 413 में चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना, जैसे कि चोर बाजार चलता है तो उस सब कंडीशंस में ये 413 है, चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना, हैबिचुअली उसका जो है बिजनेस करना। 414 में चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना, मतलब कोई मोबाइल चोरी करके आपका दोस्त लाया, आपको बोलता है कि मैं घर ले जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, ये है तुम यार अपने यहाँ रखो, 2 दिन बाद इसको बेचा जाएगा। दैट मीन्स ये कहा जाएगा कि आप चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता कर रहे हैं। तो आप ये 410 से लेकर 414 आप याद रखिए। ये मैच द फॉलोइंग में आपको सवाल आ सकता है या डायरेक्टली भी पूछ सकता है, स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, एंड दैट इज आंसर इज 410 410 आईपीसी में। इसके बाद चीटिंग से संबंधित सेक्शन देख लेते हैं और आज के लिए हम लोग यहीं पर इसको रोकेंगे। चीटिंग को देख के छल के विषय में 415 में चीटिंग को डिफाइन किया गया है और चीटिंग को डिफाइन करके ये कहा गया है कि चीटिंग क्या होता है उसके बारे में। और 416 है चीटिंग बाय पर्सुनेशन, प्रतिरूपण द्वारा छल।
जैसे कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है तब यह कहा जाता है कि जब वह उपदेश करने के लिए वह अन्य कोई व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके या यह व्यपदिष्ट करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तु उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है छल करता है। जैसे एक तरह से मानिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और दूसरे किसी को आपका रूप बना करके किसी तीसरे को प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो ये चीटिंग बाय पर्सुनेशन के अंतर्गत आ जाता है। लिटरली ये समझे तो इस तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं। और 417 में आपको क्या दिया हुआ है, चीटिंग के लिए दंड के बारे में किया गया। अगर कोई छल करता है तो कारावास होगा जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और वहीं पर जो है प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड जो है, जो चीटिंग बाय पर्सुएशन जो हम लोगों ने 416 में देखा था, उसका पनिशमेंट किसमें है, 419 में है। और उसमें यह कहा गया है कि 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम लोग 420 सेक्शन हमेशा देखते हैं और हमेशा चर्चा में रहता है कि बहुत 420 आदमी है। क्या है उसमें, छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, इन चीजों के बारे में बताया गया। वैसे इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये सवाल पूछा नहीं जाएगा इसमें, लेकिन आपके लिए चीटिंग बाय पर्सुएशन, इसके लिए दंड, और चीटिंग के लिए दंड आपको पूछा जाएगा। चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। 420 तक हम लोगों ने देख लिया है। आगे के वीडियो में हम फटाफट इसी तरीके से रिवीजन करते जाएंगे। धैर्य के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। और बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में दिख रही होगी कि कोर्ट केस हो गया, ये हो गया, उन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, वो आपका समय जाया कर देगा। क्योंकि हो सकता है कि वो चीजें सही हो सकता है चीजें आपके लिटरली काम में ना हो, और एग्जाम का डेट आ जाए उस समय आप बहुत उधेड़-बुन में हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने एक अहम मौका खो दिया। तो जो चीजें हो रही हैं वो साइड बाय साइड देखते रहिए। अगर रोक दी जाती है एग्जाम कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तैयार रहेंगे और आशा यही रहेगा कि डिपार्टमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट कराए। तो चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।